जामरकोटड़ा और जावर माइंस, इसके अंदर आज बाहर के लोग यहाँ पर आकर मजदूरी कर रहे हैं। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मेरे उदयपुर ग्रामीण विधानसभा के लोग लगे और यहाँ का कालीवास का सरपंच साहब की खुद की एक भैंस मर गई उसका, और एक गाय मर गई उसका बीमा के लिए जब गए तो ये तो साहब के आपका रजिस्ट्रेशन है किया है, बीमा अभी पास नहीं हुआ है, बीमा कंपनी के साथ से अभी एमओयू नहीं हुआ है, इसलिए ये तो फोकट की वाई लेने के लिए चैनल वाले ने पूछा कि मोबाइल जो बांट रहे हैं ये क्या वोट लेने के लिए बांट रहे हैं, तो बच्ची ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, तो इसका मतलब आप भी वोट कांग्रेस को देंगे। तो बच्ची ने क्या कहा, भले ही मैं मोबाइल दे रहे हैं तो ये तो योजना में उन्होंने लाकर दिया है, मगर मैं कांग्रेस को वोट नहीं दूंगी क्योंकि मैं बीजेपी को पहले भी वोट दिया था, अब भी मैं वोट बीजेपी। पहली प्राथमिकता रहेगी कि किसानों के लिए ये जो पेंडिंग जो पड़े हुए हैं जो बिल ये फाइल है उसको हम प्राथमिकता में लेते हुए जल्दी से जल्दी इनको कनेक्शन दिलाएंगे। और आइड की स्कूल थी, इन्होंने इनकी मानसिकता का परिचय दिया सब जगह जो, और हमारे घर में भी पानी की सुविधा मिली, मगर इस सरकार ने उस योजना को भी बंद कर दिया। पोस्टर वो लगाते हैं जिनको जनता जानती नहीं हो, और मैं तो रात हर दिन में जनता के दिल में बसा हुआ हूं और जनता के बीच में जाकर उनको शुभकामना देता हूं। नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज 79 में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभालाल जाट आपके साथ। दावेदारों का दंगल, किसका होगा मंगल। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर आज हम ग्रामीण विधायक उदयपुर फूलसिंह मीणा से मुलाकात करने पहुंचे हैं। जानते हैं कि किस तरह के एजेंडों को लेकर विधानसभा 2023 की इन्होंने तैयारी कर रखी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका, और आगामी चुनाव को लेकर आपका किस तरह का एजेंडा रहेगा। न्यूज 79 का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने वास्तव में ऐसे विधायकों से मिलकर जनता के बीच में आप जो हमारा मैसेज दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो 2023 के चुनाव के बारे में जो पूछा है, तो हमारी फुल प्लेस तैयारी है कि आने वाला 2023 में कांग्रेस को बिल्कुल 2013 से भी कम सीटें मिलेगी, ऐसी हमारी राजस्थान में पूरी तैयारी है। सर, जिस तरह से लोगों का ये भी रहता है कि आप पिछले लगातार 10 सालों से विधायक हैं, लेकिन जिन उम्मीदों पर लोगों ने विधायक आपको चुना है वो विधायक की उम्मीदों, लोगों की उम्मीदों पर आप खरा नहीं उतर पा रहे, ऐसा लोगों का आरोप है। उस पर आप क्या कहना चाहें? अब उनका आरोप क्या है, विपक्षी तो आरोप लगाएगा ही लगाएगा, मगर आम जनता को जाकर पूछो कि फील्ड के अंदर मैं सुबह 7 बजे घर से निकलने का सोचता हूँ, 8:30 और 9 बजे मैं पार्टी कार्यालय आ जाता हूँ, 11 बजे तक उनकी जन सुनवाई सुनता हूँ, और उदयपुर में रहता हूँ तो हमारे कार्यालय पे बैठकर आम जनता की समस्या के बारे में मैं सुनकर उनका निजात दिलाता हूँ। साथ में हर रोज मैं कहीं न कहीं पंचायतों पर दौरे पे रहता हूँ, और पूरे के पूरे 12 महीना मैं घर पे कभी नहीं रहा, या तो विधानसभा और या फिर मेरा फील्ड। इसलिए लोग क्या कहते हैं उनको मैं क्या बताऊं कि 70 साल का जो विधायकों का रिकॉर्ड को देखो और मेरा जो 5 साल का पूर्व का रिकॉर्ड को देखो, क्योंकि पूर्व में हमारी सरकार थी और सरकार के अंदर जो चाहा और जो मांगा वो मिला। उसके अंदर चाहे वो पुलिया निर्माण हो, सड़क निर्माण हो, पानी के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना हो, गौरवपथ हो, मिसिंग लिंक हो, अनेक ऐसे काम हमने करवाए हैं जो एक इतिहास में लिखा गया है, जो वास्तव में भूतों न भविष्य ऐसे काम हुए हैं। सर, शिक्षा को लेकर आपके किस तरह के प्रयास रहे हैं, और आगामी जो विधानसभा चुनाव के 2023 है उसमें शिक्षा को लेकर आपका क्या एजेंडा रहने वाला है? शिक्षा को लेकर जो वास्तव में मैंने बालिका को भी शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए मैंने हवाई यात्रा का जो 2013 में जीत कर गया और 14 और 15 के अंदर हवाई यात्रा शुरू की थी, और आज भी कोरोना काल को छोड़कर हर वर्ष में अच्छे नंबरों से पास होने वाली बालिका को यहाँ से उदयपुर से जयपुर के लिए हवाई यात्रा कराई, वहां पर विधानसभा दिखाया, हमारे महामहिम राज्यपाल के वहां बंगले पर ले जाकर उनसे मुलाकात कराई,
अनेक ऐसे काम हमने किए हैं जो शिक्षा के अंदर अध्यापकों की कमी थी उसको हमने पूर्ति करवाई, और जो स्कूलों के अंदर कक्षा कक्षों की कमी थी उसको भी हमने पूरी करवाई। आज वास्तव में शिक्षा विभाग के अंदर पूर्व सरकार को छोड़कर इस सरकार में हमारे को कोई अगर अध्यापक बुलाता था तो बेचारे का उसका ट्रांसफर की धमकी देते थे, और हमारे को न तो 15 अगस्त को कोई निमंत्रण देते थे और न मेरे को 26 जनवरी में और न वार्षिक उत्सव में न साइकिल वितरण में। इन्होंने मेरे को दूर रखने का प्रयास किया, मगर जनता के बीच में मैं हरदम जाता हूं और जनता मेरे को पूरा आशीर्वाद देती है। उसी की बदौलत है कि इनके कार्यकाल में इन्होंने जितना खींचा उतना ही ये पीछे गए। मेरी विधानसभा की 51 पंचायतें हैं, उसमें मेरे मतलब 43 सरपंच हमारे हैं 51 में से 8-9 सरपंच इनके कांग्रेस के जीते हैं। अगर मेरे जनता के बीच में जाना आना नहीं होता तो हमारे पंचायत का नेतृत्व हमारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता को क्यों मिलता। साथ में इन्होंने इस स्कूलों के अंदर आज भी जर्जर व्यवस्था में स्कूलें हैं। आज भी मैं कलेक्टर साहब से मिला, 3-4 स्कूल हैं। एक तो हमारी ये उमड़ा के अंदर 2 स्कूलों का वहां का था, एक चनबोरा स्कूल का था, आमंदरी का और सुरुपलाया का। साथ में हमारे अनेक ऐसी आंगनबाड़ियां हैं, स्कूलें हैं, उसमें जर्जर व्यवस्था में, जैसे सवीना के अंदर एक आंगनबाड़ी बिल्कुल लटकी हुई है, उसमें से हमने बच्चों को वहां बैठने से मना किया, क्योंकि कभी भी अभी जोगी तालाब में हमारी 2 बच्चियां एक एक्सीडेंट का शिकार हो गई। उसको देखते हुए हमने उस ऐसे भवनों से बच्चों को दूर रखने का काम किया। मेरी देवी माता स्कूल के अंदर भी ऐसी स्थिति है तो हम दूसरे सामुदायिक भवन में बच्चों को बिठाकर शिक्षा प्रदान करवा रहे हैं। अब इस शिक्षा के अंदर मेरी हाइला कोई स्वरूप पंचायत की एक स्कूल है, एक कमरे के अंदर जो वास्तव में 8वीं तक स्कूल चल रही थी, उसको हमने 2018 में भवन के लिए जमीन अलॉट करवाई। मैंने 2 कमरे दिए, मगर वो जमीन अलॉटमेंट नहीं थी, इसलिए वो निरस्त हो गया। अभी हमने 2018 में जमीन अलॉटमेंट करवाई। ये हमारा डीएमएफटी फंड से 4 कमरे दिए, मगर वो किसी विवाद के कारण नहीं हो पाए। डीएमएफटी फंड पैसे बराबर टाइम पर नहीं दे रहे थे, तो हमारे को कलेक्टर के यहाँ पे धरने पे बैठना पड़ा, और कलेक्टर साहब ने पंचायत को ये फंड देकर उन भवन को पूरा तुरंत प्रभाव से कराने के लिए ये कहा। आज भी स्कूलों के अंदर अध्यापक नहीं है। ये आमंत्री के अंदर 110 बालक बालिकाएं अध्ययन कर रही है, मगर वहां पर एक अध्यापक है। अभी टेम्परेरी एक अध्यापक को भेजा है, सरकारी काम से वो अध्यापक चला जाता है तो दूसरा अध्यापक को भेजते हैं, मगर 30 बच्चों पे एक अध्यापक होना चाहिए और 110 बच्चों में केवल एक अध्यापक है, जबकि 4 अध्यापक वहां पे होना चाहिए। मगर वो भी इस सरकार ने, आमंत्री हमारे उदयपुर से केवल 10 किलोमीटर दूर है, वहां पर भी अध्यापक ये नहीं लगा पाए हैं। शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करते हैं इन्होंने, जो वास्तव में हमने तो एक साथ स्कूलों को कर्मोन्नत किया था, मगर इन्होंने आज अध्यापक है, ये बेड़वाद की पंचायत मेरे पास में ही है, एक अंग्रेजी की अध्यापक अभी तक नहीं है। उस अंग्रेजी की अध्यापक को वहां पर बीकानेर में बिठा रखा है और तनख्वाह यहाँ से उठा रही है। और अब हमारे अंग्रेजी के बालक बालिकाएं मेरे को बुलाया, मैंने कहा, और आज तक वहां पर अध्यापक की स्थायी पोस्टिंग नहीं की। अभी 15 दिन के लिए एक अध्यापक को भेजा है। आज भी हमें कलेक्टर साहब को कहा है, उनके सीपीओ और एपीओ वहां पर जो आए थे उनको कहा था, अगर अध्यापक स्थानीय स्कूल को अगर अंग्रेजी का अध्यापक परमानेंट नहीं मिलेगा तो वहां पर हो सकता है मेरे को कोई न कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। तो शिक्षा के लिए मैंने हर दम बच्चों को खेल से लेकर शिक्षा तक मैंने उनको बढ़ावा देने का प्रयास किया, और हर स्कूल में मैं बुलाया नहीं तो भी मैं गया हूं और
वहां पर सुख दुख में उनका सारी समस्या को देखकर मैंने एक साथ 2.5 करोड़ रुपए हर स्कूल के अंदर, 10वीं की स्कूल हो और चाहे उसमें कोई पंचायत में अगर 10वीं की नहीं है तो वहां पर भी मैंने 6-6 लाख रुपए का डोम देकर छाया का प्रबंध करवाया है कि शिक्षा नहीं है तो हमारे बालक बालिकाएं आगे कैसे बढ़ेगी। तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रार्थना भी, सर्दी हो बरसात हो चाहे गर्मी हो, तो वास्तव में उनको परेशानी होती थी, खास करके बरसात और गर्मी में। तो उनको डोम देकर मैंने उनको राहत देने का प्रयास किया। शिक्षा में, विद्यालय में अच्छा बैठने की सुविधा हो, कमरे हो और अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए मैंने प्रयास किया। सर, जैसे अभी आपने जोगी तालाब के बारे में बताया था, जो घटना हुई थी उसमें सरकार द्वारा उस जो वहां के संस्था प्रधान थे उनको सस्पेंड कर दिया था, तो आपकी नजर में किसकी गलती थी? क्या उस संस्था प्रधान की गलती थी या वहां का जो पिलर था उसके निर्माण की गलती थी? निर्माण को उसको ये मटकी फोड़ने के लिए नहीं बनाया था। पहले भी इस पिलर के ऊपर पाइप के बांध कर मटकी फोड़ी थी, वो पाइप नीचे गिर गया था। अब की बार उन्होंने पिलर के बांधा और वो पिलर गिरा है। उसमें निर्माण ये मटकी फोड़ने के लिए नहीं बनाया था, वो दीवार के ऊपर केवल और केवल तिरंगा लगाने के लिए बनाया था। कहीं न कहीं वहां पर जो ये कार्यक्रम रखा है उन्होंने सही आकलन नहीं किया। न तो कोई प्रधान अध्यापक ये चाह रहा था कि हमारी कोई बालिका ऐसी काल की ग्रास बने, न अध्यापक चाह रहा था। ये तो कुदरत का कोई न कोई ऐसा दुर्घटना लिखा हुआ था, वो हुआ है, किसी की कोई मानसिकता नहीं थी। आज वास्तव में जब मैं ये हादसा की तक जो खबर सुनी, मैं गीतांजलि में गया तो सभी अध्यापकों के आंखों में आंसू था। अध्यापकों की मानसिकता ये नहीं थी कि हमारी कोई बालिका ऐसी काल की ग्रास बन जाए। तो मैं किसी की दोषारोपण नहीं करूंगा, ये तो एक कुदरत का एक कोई न कोई एक्सीडेंट लिखा हुआ था, मगर उन्होंने कहीं न कहीं उस के अंदर विशेष करके ध्यान नहीं दिया कि ये पिलर नीचे गिर जाएगा। वो एक हादसा था। सर, अब जैसा जी आपने शिक्षा के वर्तमान में जो आपके प्रयास थे उसको लेकर आपने बताया था कि किन किन स्कूलों में आप किस तरह से गए और कहाँ आपने धरना दिया, कहाँ आपने स्कूलों में कमरों के लिए भी आपने मांग की या कमरे भी आपने दिए। अब अगर 2023 विधानसभा 2023 का जो चुनाव है उसको लेकर बात करेंगे कि आगामी जो चुनाव के बाद में जो होने वाला है उस पर आप किस तरह का प्रयास करने वाले हैं? जैसे स्कूल क्रमोन्नत को लेकर है, स्कूल के कमरों को लेकर है, उसको लेकर। अभी तो देखो, स्कूलें क्रमोन्नत करने के लिए तो हमने मतलब कोई कमी नहीं रखी है। एक मेरी आइड की स्कूल थी, इन्होंने इनकी मानसिकता का परिचय दिया। सब जगह जो मतलब एक आधा किलोमीटर पर इन्होंने स्कूलें क्रमोन्नत की थी, मगर आइड की स्कूल पोपटी ग्राम पंचायत में नहीं बनाया तो हमारे को स्कूल के ताला भी लगाना पड़ा, धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा। और अभी हमारे को उस स्कूल का क्रमोन्नत करके और उनको देना पड़ा। आने वाला समय में केवल और केवल अध्यापक बराबर लगाना है, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। इस सरकार पे भी पूरा जोर दे रहे हैं, जल्दी से जल्दी हमारा स्कूल के अंदर अध्यापक प्रॉपर और पर्याप्त मिलेगा, ऐसी हम विद्यालय के लिए और शिक्षा के ऊपर जोर देंगे। पहले भी खूब दिया, पहले 30% और 35% अध्यापक थे, मगर हमारी सरकार आने के बाद में हमने 60 से 80% तक हमने अध्यापक लगाकर रोजगार भी मिला, बेरोजगारों को रोजगार भी मिला और हमारे बच्चों को शिक्षा का स्तर भी ऊपर उठाया। सर, शिक्षा की बात हो गई है, जैसा कि अब हम बात करते हैं स्थानीय रोजगार को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर, क्योंकि हमारे भारत में आज सबसे ज्यादा अगर युवाओं की कोई मांग है तो वो रोजगार है। तो इसको लेकर आप विधानसभा 2023 के चुनाव को लेकर किस तरह का एजेंडा लेकर आगे बढ़ने वाले हैं? पहले तो मेरी विधानसभा में 2 माइंसें हैं, जामरकोटड़ा और जावर माइंस। इसके अंदर आज बाहर के लोग यहाँ पर आकर मजदूरी कर रहे हैं। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मेरे विजयपुर ग्रामीण विधानसभा के लोग लगे और वहां विशेष करके उस पंचायत जो ये नजदीक पड़ रही है, जावर माइंस के नजदीक हो और चाहे जामरकोटड़ा पंचायत के नजदीक हो, वहां के लोगों की जमीनें गई है, उनके बेचारों को रोजगार नहीं है, उसका प्रदूषण झेल रहे हैं।
और उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उसकी पीड़ा मेरे को 10 साल से सता रही है। आने वाला समय में सरकार तो हमारी आ ही रही है, मगर सरकार आने के बाद में मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि इन माइंसों में जो वास्तव में ये कहते हैं कि ट्रेनिंग शुदा लोगों को लगाते हैं, तो ये जावर माइंस वालों ने झूठा वादा किया था कि ये एनओसी ली तब कि हम यहाँ पर ये ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे और यहाँ के लोकल लोगों को ट्रेनिंग दिलाकर हम रोजगार देंगे। आज इतने बरस हो गए, मगर इन्होंने न तो ट्रेनिंग सेंटर खोला और न इनको रोजगार दिया। बाहर के लोगों को लाकर रोजगार दे रहे हैं ये कांग्रेस सरकार। और वहां पर इंटक यूनियन है, उन्होंने केवल और केवल बाहर के लोगों को लगाया, यहाँ के स्थानीय लोगों को। आज भी हमारा बेरोजगार बालक और जवान यहाँ पर भटक रहे हैं। तो मेरी पहली प्राथमिकता तो दोनों माइंसों में ज्यादा से ज्यादा वर्कर हमारे लगे, और साथ में हम कोई न कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाएंगे जो हमारे स्थानीय जो अनपढ़ मेरे किसान भाइयों के बेटे हैं, जो वास्तव में खेती बाड़ी में आज कोई ज्यादा मुनाफा नहीं हो पा रहा है, केवल और केवल एक फसल हो रही है हमारे पहाड़ी एरिया में, और वो अहमदाबाद, गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक तक हमारे लोग यहाँ पर मजदूरी के लिए जाते हैं। उनको यहाँ स्थायी रोजगार देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। पहली प्राथमिकता रोजगार की रहेगी। सर, जैसा कि आपने रोजगार के लिए भी काफी अच्छे से सुझाव दिए हैं, अब मैं आपसे एक किसानों की जब बात आई थी, तो किसानों के हित के लिए आने वाले विधानसभा 2023 में चुनाव में आप किस तरह के प्रयास करने वाले हैं? वास्तव में किसान एक ऐसा किसान है जो हमारा अन्नदाता है। अगर वो अनाज कमाकर हमारे को नहीं दे तो हम भूखे मर जाएं। और उसकी सारी बात को ध्यान में रखते हुए पूर्व सरकार में हमारी सरकार ने 50-50 हजार रुपए का कर्ज माफ किया था, और मोदी जी ने 6-6 हजार रुपए मतलब 2-2 हजार रुपए हर 4 महीने में देने का जो वादा किया था, वैसे किसानों के लिए हम और भी ऐसी योजना बनाकर एक तो उनका बिजली में कोई न कोई ऐसा प्रावधान लाकर उनको राहत देंगे। दूसरा, उनके जो ये खेती के अंदर कोई न कोई ऐसा उपाय करेंगे। ये कांग्रेस सरकार ने वादा किया था 10 दिन के अंदर कर्जा माफ करने का। आज भी हमारे वो किसान बेचारा उस जमीन को कुड़क होने में जो हो रही है, उसको बेचारा परेशान है। और ये कांग्रेस सरकार ने वादा खिलाफी की, बेरोजगार भत्ता देने के लिए जो कहा था वो भी नहीं दिया, और रोजगार देने की जो बात की थी वो भी नहीं दिया, और आज किसानों का कर्जा भी माफ नहीं किया। हमने जो भी वादा किया वो पूरा किया। कांग्रेस सरकार वादा खिलाफी रही है। वास्तव में न इन्होंने रोजगार दिया, न कर्जा माफ किया, और बिजली के लिए कहते थे कि हम बिजली का 1 पैसा भी नहीं बढ़ाएंगे। कितना सरचार्ज बढ़ा कर इतना इन्होंने ये कर दिया। रोजगार की जो बात है, कितने पेपर लीक किए, 17 बार पेपर लीक हुए, और इनके जो कांग्रेस के जो पदाधिकारी है उसमें लिप्त है, आज भी वो जेल की सलाखों में है। तो ऐसे हमारे बेरोजगारों के साथ में कुठाराघात किया, तो ये हमारी सरकार में ऐसा नहीं होने देंगे। किसानों का भी ध्यान रखेंगे, बेरोजगारी पर भी पूरा ध्यान रखेंगे। ये पहली प्राथमिकता रहेगी। सरकार हमारी आ रही है, नो डाउट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सर, सारी बात हुई है, और मैं मेरी तरफ से और कई सारी जो हम जाते हैं फील्ड में, उनकी ओर से एक डिमांड आई है कि कई बार सरकार आई है गई है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, लेकिन बिजली लगी हुई है कृषि कनेक्शन के लिए लगभग पिछले 3 साल से 5 सालों तक की पेंडिंग फाइलें हैं। तो ऐसी कोई सरकार इस पर क्यों प्रयास नहीं कर पा रही है कि इनके जिस तरह से घरेलू बिजली कनेक्शन दिए जाते हैं, औद्योगिक जो या कॉमर्शियल कनेक्शन दिए जाते हैं, वैसे ही बिजली कनेक्शनों की भी प्राथमिकता जो किसानों की है, वो कृषि कनेक्शनों की प्राथमिकता के लिए प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे हैं? अगर हैं तो आप 2023 में किस तरह के प्रयास करने वाले, और जो 5-5 साल के लंबित जो कनेक्शन की फाइलें हैं उनको आप किस तरह से निकालने का प्रयास करेंगे? आधे पहले वास्तव में कृषि कनेक्शन होने से जो किसानों को राहत मिलती है। वास्तव में डीजल कितना महंगा हो गया, डीजल से खेती बाड़ी करने वाले के लिए बहुत महंगा पड़ता है। पहली प्राथमिकता रहेगी कि किसानों के लिए ये जो पेंडिंग जो पड़े हुए हैं
जो बिल ये फाइल है उसको हम प्राथमिकता में लेते हुए जल्दी से जल्दी इनको कनेक्शन दिलाएंगे। और हम उन किसानों के लिए भी अनेक तरह का कोई न कोई ऐसा उपाय लाएंगे जिससे उनको राहत मिलेगी और खेती करने में उनकी रुचि बढ़ेगी। तो सर, जिस तरह से आपने अपने पूरे एजेंडे बताए हैं और वर्तमान में भी आपकी तरफ से जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं क्षेत्र में कि किस तरह से आप उन लोगों को राहत दे सकें, लेकिन आपके सामने एक चुनौती भी कह सकते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा जिस तरह से वर्तमान में एक राहत कैंप के द्वारा कई सारी योजनाओं का आज की जो राजस्थान में उनको लाभ दिया जा रहा है या फिर योजनाएं चलाई जा रही हैं, उस पर फिर आप किस तरह से खरा उतरने वाले हैं विधानसभा 2023 में? उसका आप क्या तोड़ लाने वाले हैं? जिस तरह से बिजली कनेक्शन इन्होंने फ्री कर दिया है 200 यूनिट तक, या कृषि कनेक्शन में भी 100 यूनिट तक इन्होंने फ्री कर दिया है, या अभी फ्री मोबाइल वितरण भी हो रहा है, राशन के पैकेट भी वितरण हो रहे हैं, या पशुधन के ये बीमा से जैसे 40,000 तक के, इस तरह से कई सारी योजनाओं का इन्होंने एक राहत कैंप का पैकेज बनाया है जिसके माध्यम से ये राहत दिलाई जा रही है पूरे प्रदेश में। तो इसको लेकर आप किस तरह से चुनौती रह के आप विधानसभा 23 के चुनाव लड़ने वाले हैं? केवल और केवल राहत कैंप इनके कांग्रेस के पास में कार्यकर्ता नहीं है, उन्होंने प्रचार प्रसार का माध्यम किया है, इन्होंने सोची घोषणा की है जिनको वास्तव में आज किसानों के लिए जो ये हमारे पशुधन के लिए कह रहे हैं, गायों के लिए हम 40,000 रुपए देंगे। आज हमारा यहाँ का कालीवास का सरपंच साहब की खुद की एक भैंस मर गई उसका, और एक गाय मर गई उसका बीमा के लिए जब गए तो ये तो साहब के आपका रजिस्ट्रेशन है किया है, बीमा अभी पास नहीं हुआ है, बीमा कंपनी के साथ से अभी एमओयू नहीं हुआ है, इसलिए ये तो फोकट की वाई लेने के लिए इन्होंने ये किया है। बाकी ऐसा कोई राहत का कोई था नहीं। वहां पर पेंशनों के लिए इनके लिए वहां पर बेचारों को गर्मी के अंदर परेशान किया, कोई भी इसका कोई महत्व नहीं है। इन्होंने मोबाइल फ्री में बांटने के लिए तो आपने देखा ही था कि एक बच्ची को किसी ने आप जैसे ही चैनल वाले ने पूछा कि मोबाइल जो बांट रहे हैं ये क्या वोट लेने के लिए बांट रहे हैं, तो बच्ची ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, तो इसका मतलब आप भी वोट कांग्रेस को देंगे। तो बच्ची ने क्या कहा, भले ही मैं मोबाइल दे रहे हैं तो ये तो योजना में उन्होंने लाकर दिया है, मगर मैं कांग्रेस को वोट नहीं दूंगी क्योंकि मैं बीजेपी को पहले भी वोट दिया था, अब भी मैं वोट बीजेपी को ही दूंगी। ये तो उनकी नियम में उन्होंने जो कानून में पास किया है वो दिया है। उस बच्ची का स्टेटमेंट देखकर इन्होंने गहलोत सरकार ने बच्चों का जो कॉलेज का चुनाव को रद्द किया कि उनको मालूम है कि युवा मेरे खिलाफ हो गए तो 2023 में जो वास्तव में 13 से भी बुरी मेरी हालत होगी, तो इन बच्चों का भविष्य को जो राजनीति में एक कॉलेज स्तर से उठता है उसको भी उन्होंने अंधकार में डाला और इन युवाओं के राजनीति को का गला घोटा। इसलिए गहलोत जी खुद मानते हैं, अभी भीलवाड़ा के अंदर भीड़ देखकर युवाओं की वो रुके तो रुकते ही पहले उनके सामने क्या नारे लगे आपने भी देखा होगा। आप ही का भाई कोई चैनल वाला ने बताया, मोदी मोदी के नारे लगे और उनको गाड़ी में बैठकर रवाना होना पड़ा। इसलिए ये घोषणा तो इन्होंने 2023 में भी खूब की थी और उसका अर्थ क्या निकला, केवल और केवल इनके पास में 21 विधायक जीत कर आए और अभी 2013 में केवल 21 विधायक जीत कर आए। राजेंद्र जी गुड़ा जो बेचारा महिलाओं का कितना अत्याचार हो रहा है उसके बारे में बोला क्या, उसको बेचारे को निलंबित कर दिया, उसको निकाल दिया और उन्होंने महिलाओं के लिए पूछा ही तो था कि महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा है, इस पर कोई न कोई कंट्रोल करो और महिलाओं की हिफाजत करो। तो मोदी जी ने वास्तव में महिलाओं के लिए हर तरह की सुविधा देने के लिए जो वादा किया था, पहले भी हमारी वसुंधरा जी आए थे तब भी महिलाओं के लिए 1500 रुपए उनके खाते में डाला था और आज मोदी जी ने हमारे किसानों का हो चाहे महिलाओं का हो, हर तरफ से केंद्र सरकार ने गैस की योजना चलाई। उस गैस की योजना को जो वास्तव में अभी उनके रक्षाबंधन में 200 रुपये और कम किए और अनेक ऐसी महिलाओं के लिए किया। और इन्होंने ये राजेंद्र जी गुड़ा ने जो वो लाल डायरी दिखाई, उनसे लगता है कि ये वास्तव में हर्ष पर आ गए हैं और इनको वो लाल डायरी ही लेके डूबेगी।
इन्होंने 1.5 महीना तक 5 स्टार होटलों में विधायकों को ले जाकर इन्होंने वहां पर अपनी सरकार को बचाने के लिए खुली छूट दे दी। जाओ, लूटो, कमाओ, कुछ भी करो और आप मेरी सरकार बचाओ। आज ट्रांसफर का ये आर्स आप देख रहे हो। जब गहलोत जी एक शिक्षा विभाग का कोई सम्मेलन हो रहा था तब उन्होंने पूछा था कि आपके यहाँ पर कोई ट्रांसफर का कोई लेन देन तो नहीं हो रहा। एक स्वर में आवाज आई कि पैसे लिए बिना एक ट्रांसफर नहीं हो रहा। गहलोत सरकार घबरा कर आंख मूंद कर बैठ गया और मतलब उन्होंने इस बात को बिल्कुल उजागर नहीं किया। ये स्थिति कांग्रेस सरकार की है। इसलिए चलिए, अगर इसी बीच में आप जैसे आपने बताया था कि ये जमीनी स्तर पर नहीं है और सिर्फ राहत कैंप दिखाने के हैं, तो मैं आपसे एक बड़ी चुनौती आपके सामने आने वाली है, चिरंजीवी योजना, जो कि पहले 5 लाख थी और अभी 25 लाख हो चुकी है। ये तो कहीं न कहीं गहलोत सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो इसके लिए आप किस तरह के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रयास रहेंगे, या फिर इसमें आप किस तरह का, अगर आपकी सरकार आती है तो किस तरह का आप प्रयास करके इसमें और नवीनीकरण करके इस जो चिरंजीवी, क्योंकि हर आदमी बीमार होता है और भारी भरकम बिल बन जाता है निजी हॉस्पिटलों में, लेकिन ये 25 लाख का जो राहत है ये प्रदेशवासियों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, या फिर आपकी क्या तैयारी रहेगी चिकित्सा को लेकर? ऐसा है कि चिकित्सा के लिए आज भी मैं कह रहा हूँ 25 लाख तक का कोई ऐसा इलाज है, किसी के भी आपने भी सुना हो कोई 25 लाख रुपए का इलाज कराया हो। ठीक है, गहलोत जी ने जो किया है, पहले हमारा जो भामाशाह कार्ड था और हमने भी इस चिकित्सा के लिए हमारी वसुंधरा जी ने राहत दी थी, और भी हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे। सरकार आएगी और इनको जो वास्तव में इस बीमारी के लिए आदमी हम प्रयासरत हैं और आगे भी रहेंगे कि हमारी सरकार आने के बाद में गरीबों के लिए जो ये हॉस्पिटल की जो सुविधा है उसको हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से हमने कई सारे टॉपिक पर आपसे बात की है और आपने जिस तरह से बहुत ही संतुष्ट जवाब भी दिए हैं, और इसी को लेकर अपन बात करते हैं पानी की। तो पानी की व्यवस्थाओं को लेकर किस तरह से आपकी विधानसभा चुनाव को लेकर आपका एजेंडा रहेगा, या फिर आपके 10 साल जो निकले हैं विधायक कार्यकाल में, वो किस तरह का आपका प्रयास रहा है, किस तरह की निजात मिली है क्षेत्रवासियों को? आज वास्तव में पूर्व सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना से हमारे जो हैंडपंपों का जो गर्मी में सूखने का जो क्रम चलता था, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन की वजह से हमारा वाटर लेवल बढ़ा और हमारे गर्मी में भी पानी की सुविधा मिली। मगर इस सरकार ने उस योजना को भी बंद कर दिया। मगर मोदी जी ने घर घर नल पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया, हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारा गांव मजरा टाणी, चाहे कालीवास एक ऐसी मंगरी है, उसमें भी टंकियां जगह जगह बनाकर घर घर नल पहुंचाने का जो हमारा प्रयास है मोदी जी का, और आज ये सरकार सुपरविजन नहीं कर रही है। और आज मैं बूजड़ा में गया था, एक 1.25 फीट लाइन बिछा रहे हैं, पाइप को 3 फीट 1 मीटर 3.25 फीट गहरा खोद कर उसको बिछाना चाहिए, और उन्होंने 1-1 फीट मतलब खड्डा खोद कर पाइप बिछा रहे हैं, और वो बिछा कर पैसे लेके चला जाएगा। और इस मतलब बजट के अंदर बहुत सारे भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनको ये वास्तव में सस्पेंड भी करना पड़ा। ऐसा मोदी जी की कल्याणकारी योजना का अगर ये दुरुपयोग करेंगे तो हमारा गरीबों का टैक्स का पैसों का दुरुपयोग होगा। साथ में मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे लिए अनेक ऐसी योजना लाए हैं जो वास्तव में धरातल पर जारी है और आम जन को उसका फायदा मिलेगा। सर, चलिए, हमने ये सारी मुख्य बिंदुओं पर बात कर ली है। अब हम सीधा हमारे टॉपिक पर आते हैं, जो हमारा शीर्षक है दावेदारों का दंगल, किसका होगा मंगल। क्योंकि 2 साल का विधायक कार्यकाल आपका भी पूरा होने वाला है और आगामी विधानसभा चुनाव 2023 भी हमारे नजदीक है। तो इसमें दावेदार अपना अलग अलग तरीके से, कोई पोस्टर के माध्यम से लोगों के बीच में जा रहे हैं, कोई शुभकामनाओं के माध्यम से जा रहे हैं, और नए नए अपने एजेंडे लेकर वो आ रहे हैं। तो मैंने जगह जगह देखा है कि अलग अलग पोस्टर के रूप में कोई विधानसभा के क्रमांक लगाकर
ये आपके ग्रामीण विधानसभा को भी लेकर शुभकामनाएं दे रहे हैं, अलग अलग त्योहारों पर पोस्टर लग रहे हैं, लेकिन आपका एक भी पोस्टर कहीं पर भी देखने को नहीं मिला है, न ही आपकी ओर से कहीं भी पोस्टर के माध्यम से कोई शुभकामनाएं मिली है। तो विधानसभा 2023 में आपका किस तरह का रुझान है? आपने क्यों इस तरह के पोस्टर क्यों नहीं छपाए थे, या फिर इस तरह के पोस्टर के माध्यम से आप बाहर क्यों नहीं आना चाहे? बहुत बहुत धन्यवाद। 79 चैनल का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा मेरे सामने लाकर खड़ा किया। पोस्टर वो लगाते हैं जिनको जनता जानती नहीं हो, और मैं तो रात और दिन में जनता के दिल में बसा हुआ हूं और जनता के बीच में जाकर उनको शुभकामना देता हूं, चाहे पंचायत स्तर हो चाहे वार्ड स्तर हो। मैं हरदम 24 घंटा केवल और केवल रात को घर पे जाता हूं, सुबह निकलता हूं, आम जन के बीच में जाता हूं। इसलिए मेरे को पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं है, उनको पोस्टर लगाने की जरूरत है जिनको जनता नहीं जानती है। 2013 के अंदर मैं 13,764 वोटों से जीता था। तब लोग कहते थे कि ये तो मोदी लहर में जीत कर आ गए, अब 2018 में जीतेंगे तो बताएंगे। मैं उन जनता का आभार व्यक्त करता हूं, उनके पांव को धो के पीऊं तो कम है, जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में कांग्रेस की हवा चल रही थी उसमें 18,707 वोटों से जिताकर मेरे को बता दिया कि वास्तव में मैं उनके बीच में रहता था, हरदम उनके दुख सुख में खड़ा रहता था, उसका मेरे को रिजल्ट दिया। इसलिए मेरे को दूनी चौगनी ताकत मिली और मैंने और बढ़ चढ़ कर उनके बीच में रहने का प्रयास किया। आज सुबह से लेकर शाम कब हो जाती है मुझे पता नहीं रहता है, और मैं हरदम गांवों के बीच में रहता हूं। मौत मरण हो, शादी ब्याह हो, चाहे उनकी प्रसादी हो और चाहे उनके कोई किसी भी तरह का कोई बार त्योहार हो, उनके घर जाकर मैं बधाई देकर उनसे मिलकर खुशियां बांटता हूं, दुख में उनका साथ देता हूं। इसलिए मेरे को पोस्टर नेता नहीं बनना। जैसा कि पोस्टर विमोचन या पोस्टर जो जिस तरह से लग रहे हैं उस पर भी आपका बहुत ही स्पष्ट जवाब मिला है कि ये जनता के दिलों में रहते हैं, जनता के साथ में रहते हैं और जनता के बीच में जाकर आप शुभकामनाएं देते हैं, तो आपको पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं। और एक बहुत बड़ी बात कही है कि जिन लोगों को जनता जानती है उनको पोस्टर लगाने की कहाँ जरूरत है, क्योंकि ये वर्तमान में भी विधायक हैं, उससे पूर्व भी विधायक थे। और आपके सर विपक्ष की ओर से कई सारे आरोप लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है स्थानीय जो विधायक के तौर पर उतार सके, आपको बाहरी नेता माना जाता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस बात पर अगर आप मेरे से नहीं पूछे और जनता से पूछे तो वो जवाब देगी। मैं यहाँ पर वार्ड अध्यक्ष था, वार्ड अध्यक्ष से जाजम बिछाता हुआ 4 बार जिला मंत्री रहा, 1 बार ट्रस्टी रहा, 1 बार प्रदेश मंत्री जनजाति का रहा और पार्षद बना, 2 बार विधायक बना और आज भी मैं सेवा कर रहा हूँ। तो बाहरी और अंदर का तो कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस के नेता है, वो तो बाहरी मुद्दा बताएंगे, उनके क्या है, उनके पास में मतलब कोई तोड़ नहीं है कि जनता किसको चाहती है। वो एक ये बाहरी मुद्दा के लिए तो ये मैं शुरू से ही आ रहा था और वो कर रहे थे, उनको जनता ने जवाब दिया है, उस पर उनको समझ आ जानी चाहिए कि मैं पार्षद बना तब भी ये मुद्दा था, 2 बार विधायक बना तब भी ये मुद्दा था। जनता इसको नकार चुकी है, फिर भी उनकी अकल नहीं लग रही है तो वो जाने। सर 2 बार आप विधायक रह चुके हैं और 1 बार आपकी सरकार थी, 1 बार अभी विपक्ष की सरकार भी चल रही है गहलोत साहब की। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके इन 2 साल के कार्यकालों में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच में 2023 में लेकर जाने वाले हैं और उनसे आगामी विधानसभा 2023 के चुनाव है उसके लिए आप वोट मांगने वाले हैं, तो आपके ऐसे कौन से कार्यकाल में बड़े बड़े कार्य हुए जो आप जनता को दिखाना चाहेंगे? काम तो अगर मैं आपको गिनाऊंगा तो सुबह हो जाएगी, मगर मोटे मोटे काम बता रहा हूं कि गांवों को जोड़ने के लिए मिसिंग लिंक, गौरव पथ, ये मेरा पहली प्राथमिकता था। और मैडम ने जो वसुंधरा जी ने, हमारी मुख्यमंत्री जी ने उस गांव मजरा डाणी को जोड़ने का जो प्रयास किया, हर वर्ष 15 किलोमीटर रोड दी, इस सरकार ने हमारे को 1 किलोमीटर रोड तक नहीं दी। आज भी हमारी पूर्व सरकार के टाइम का जो कोई बाकी था रोड वो भी पूरा नहीं किया। और हमने जो काम किया है आपको स्पष्ट बता दूं मैं, बड़े बड़े काम है। सूखा नाका की पुलिया जो वास्तव में 6-6 महीना 7-7 महीने तक वहां पर बेचारे 15-20 किलोमीटर का दायरे का चक्कर काट के उनके इतना पेट्रोल भी खर्च होता था, समय की भी बर्बादी होती थी, उसको किया। मादड़ी का अंडरपास है, एकलिंगपुरा का अंडरपास है, प्रताप नगर का ओवर ब्रिज है,
ये गिरजा व्यास पेट्रोल पंप का यहाँ पर अंडरपास है, ये प्रताप नगर है, ठोकर चौराहा का अंडरपास है। हमारे यहाँ पर बरसों से कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, जो जावर से टीडी जाने के लिए आधा पौन घंटा लगता था, वो रोड नहीं बना। उस रोड के लिए हमने प्रयास किया और उसको बनाया। आज 5 मिनट के अंदर जावर पहुंच जाता है। और वहां पर जावर माता से शिव जी के मंदिर के वहां पर एनीकट भी बनाया और वहां पर और ब्रिज भी बनाया, जो उसको लक्ष्मण झूला भी कहे तो कम नहीं है। ऊपर हवा में तैरते हुए वहां पर जाते हैं आते हैं। ऐसे अनेक काम हमने किए हैं जो वास्तव में ऐतिहासिक काम किए हैं, जिसकी वजह से आज वास्तव में दोबारा मेरे को 2018 में जिताया। और आगे ये 5 साल हमारा थोड़ा सा कमजोर रहा है, जिसमें इन्होंने कोई बड़ा काम हमारे को नहीं दिया। साथ में हमारे ये जो मेरे विधायक फंड का जो बजट मिला था, उसी की बदौलत है जो जिससे मैंने आम जन को आज वास्तव में संभाल कर रखा। जनता का छोटा मोटा जो वास्तव में जरूरत का काम हमने पूरा किया। आज पंचायत वाले सरपंच बेचारे रो रहे हैं कि उनकी किस्तें नहीं दे रहे हैं, न तो वहां नरेगा के मेटों का पेमेंट दे रहे हैं, न उनके पास में किस्त आई है। ऐसी स्थिति में हम आने वाली सरकार के अंदर हमारी सरकार बनेगी और आम जन का ध्यान रखते हुए हर समस्या का समाधान करेंगे। इसलिए आने वाला रोजगार देना और उनकी प्राथमिकता में विकास कराना मेन मुद्दा मेरा। शिक्षा, चिकित्सा और बिजली और कृषि, ये ध्यान में रखते हुए हम इसको पूरी प्राथमिकता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना समय दिया है और आपके जो मुद्दे हमारे द्वारा जो सवाल थे उनका संतुष्ट पर जवाब भी दिया और आपके मुद्दे भी आपने जनता तक पहुंचाने के लिए आपने बताया कि इन मुद्दों पर आप लेकर आगामी विधानसभा 2023 को लेकर आप जनता के बीच में जाने वाले हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसी तरह से दावेदारों का दंगल किसका होगा मंगल कार्यक्रम हम आपके बीच में लगातार लेके आते रहेंगे और अलग अलग विधानसभा से अलग अलग दावेदारों के अलग अलग एजेंडे लेकर हम आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।